हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मिशन एग्ज़ाम में, जहां पर हम अपनी तैयारियों को अंजाम दे रहे हैं। आने वाले उत्तर प्रदेश लेखपाल, राजस्व लेखपाल की परीक्षाओं हेतु तैयारियों में खुद को एकदम व्यस्त रख रहे हैं। जहां तक कि हम लोग आजकल पॉलिटी को ज़्यादा वो कर रहे हैं, क्योंकि आजकल थोड़ा सा टाइम शेड्यूल थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, इसलिए। अदरवाइज कल से जो है दिन में सारी क्लास आएंगी और परसों से जो है टाइमली जो है सारा कुछ आने वाला है। आप सभी अब बिल्कुल भी देरी हमें नहीं करना है। तो उसी के क्रम में आज जो है हमने 2 चैप्टर लिए हैं, क्योंकि भाई छोटे छोटे चैप्टर थे, तो मैंने सोचा कि 2 कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी इसको ख़त्म करके नेक्स्ट बुक की ओर आना है। और उसके बाद फिर हमें अप्रैल तक सब कुछ ख़त्म भी तो करना है, जैसे कि हम डेली ही बोलते रहते हैं आप सभी से। एनसीईआरटी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और उसी के क्रम में आज हम लोग जो है अगले चैप्टर की ओर आ गए हैं, जिसका नाम है नीति निर्देशक तत्व। तो थोड़ा सा देखो, इसको शुरू करने के पहले ही थोड़ा सा, वैसे तो आज मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं, ज़्यादा लेंथी क्लास मुझे लेना नहीं है लेकिन यहीं पे थोड़ा सा नीति निर्देशक तत्व के बारे में हल्की सी बातचीत कर लेते हैं, थोड़ा सा थ्योरीज के बारे में पढ़ लेते हैं। तो नीति निर्देशक तत्व हमने हमारे संविधान में किस भाग में और किस अनुच्छेद में वर्णन है, कहाँ से लिया गया है इसको, नीति निर्देशक तत्व को, ये सब चीज़ें देखो बेसिक हैं। उम्मीद है कि सबको पता होगा, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, इसलिए जो है हमको तो इसको बताना ही है। तो आइए चलते हैं, बिल्कुल देखते हैं। नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी भी इसको हम लोग बोलते हैं, इन शॉर्ट डीपीएसपी। अब सवाल उठता है, डीपीएसपी तो सबको पता होता है, लेकिन डीपीएसपी का अगर फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तब समस्या हो जाती है। तो डीपीएसपी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या हो गया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो ये जो है नीति निर्देशक तत्व हमारा संविधान के भाग 4 में इसका वर्णन किया गया है, और अनुच्छेद 36 से 51 तक में नीति निर्देशक तत्व का भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में इसका वर्णन है। इसके पहले हमने देखा था कि जो है भाग 3 में क्या आया था, मूल अधिकार आया था, और जो कि कितने से कितने अनुच्छेद तक था, अनुच्छेद 12 से 35 तक था। और बस उसके आगे ही 36 से 51 तक, 36 से अनुच्छेद 36 से 51 तक हमारा क्या आ जाएगा, नीति निर्देशक तत्व आ जाएगा। उसके बाद सवाल उठता है कि नीति निर्देशक तत्व को लिया कहाँ गया थे, मतलब इसकी अवधारणा किस देश से अपनाई गई थी। वैसे तो इन प्रश्नों में होगा ही, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा इन शॉर्ट जान लेते हैं। तो नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा हमने लिया था आयरलैंड के सिद्धांत से। ठीक है, आयरलैंड के सिद्धांत से हमने नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा को अपनाया था। और ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल ये बनता है, और हो सकता है ये सवाल इस प्रश्नोत्तर श्रृंखला में ना हो, लेकिन फिर भी हम, चूँकि हमें जानकारी है, इस वजह से हम भाई इसकी बेसिक जानकारियाँ सब लोग लेकर के ही आगे बढ़ेंगे। तो यह किस समिति की सिफारिश पर इसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व को संविधान में शामिल किया गया, ये सवाल अगर आ जाता है, तो ये सवाल तो भाई आजकल ये नहीं कहा जा सकता है कि छोटे एग्जाम्स में ये पूछा जाएगा, बड़े एग्जाम्स में। भाई हमने देखा ही है कि यूपीएसआई का एग्ज़ाम की क्या हाल हुआ है। यूपीएसआई का एग्ज़ाम बहुत ही इजी पैटर्न पे आया था, तो और उसके लिए हमने तैयारियां तो बड़े लेवल पर कर ली थी, लेकिन पूछा गया एकदम बेसिक से, तो ये नहीं कहा जा सकता। छोटे में भी, लेखपाल में भी हम डीपली पूछ सकता है। तो ये सवाल हो जाता है कि नीति निर्देशक तत्व को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में शामिल किया गया। वो हो जाएगा तेज बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश पर। तेज बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश पर नीति निर्देशक तत्व को संविधान में शामिल किया गया है। ठीक है, तेज बहादुर सप्रू की सिफारिश पर, तेज बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश पर नीति निर्देशक तत्व को, डीपीएसपी को संविधान में भाग 4 में शामिल किया गया है। इसके बाद देखेंगे, यदि कोई अधिकार, मतलब ये कोई अधिकार नहीं है, बल्कि डीपीएसपी का उद्देश्य ही क्या है, कल्याण के लिए बनाया गया है ना। ये कोई अधिकार नहीं है, बल्कि ये जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को दिया गया एक निर्देश है, मात्र निर्देश है कि जब कोई नीति बनाए तो डीपीएसपी के निर्देशों को उसमें शामिल करें। ठीक है,
और प्रस्तावना ने जो एक लक्ष्य निर्धारित किया था, सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय तथा स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व को बनाए रखने के लिए, और इसलिए डीपीएसपी इन सभी भावनाओं पर आधारित है। और अगर आपसे इन शॉर्ट मान लीजिए अगर पूछे कि जन कल्याण की भावना के लिए कौन सा जो है भाग शामिल किया है, तो भाग 4 डीपीएसपी को, नीति निर्देशक तत्व को। ठीक है, अब ये चलते हैं कि सीधे इसकी प्रश्नोत्तरी श्रृंखला पर चल देते हैं हम लोग। इतना जानकारी हमारे ख्याल से ठीक है, नॉर्मली मतलब छोटी बहुत थोड़ी सी जानकारी, उसकी बेसिक। अब आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन पर, प्रश्न उत्तर सॉल्व करने पे, अर्थात प्रैक्टिस सेट में प्रश्न संख्या 1 बनता है, किस निदेशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है। ठीक है, तो गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव किस पे है? समान काम के लिए समान वेतन, ये कोई वो नहीं है। निःशुल्क कानूनी सहायता और सलाह की व्यवस्था, ये भी नहीं होगा। तो गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव होता है गोवध पर निषेध। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को, अभी जब हमने क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले इसका थोड़ा सा समरी आपको बताया था, तो उसमें ही मैंने क्या बताया था कि सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय तथा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को बनाए रखने के लिए ही डीपीएसपी, ठीक है, आया है। तो यही उत्तर हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आइए प्रश्न संख्या 3 की तरफ देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करता है? ठीक है, तो भारत को कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करता है? सीधी सी बात है भाई, देखो 36 से 51 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये तो 36 से 51 के बीच कुछ आने नहीं वाला है। अगर सीधे सीधे ऐसे हम लोग देखें तो मान लो कि हमें वो नहीं याद है, अनुच्छेद नहीं याद है, तो भी 36 से 51 के बीच ये कोई भी संख्या नहीं आ रही है, सिर्फ 39 आया है, तो यहाँ पर यही हो जाएगा। तो अनुच्छेद 39 में क्या दिया गया है कि राज्य द्वारा अनुसरणीय नीति के निर्देशक सिद्धांत जो कि भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करते हैं। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 4 की तरफ चलते हैं। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? अर्थात ग्राम राज्य के माध्यम से ग्राम राज्य, हम सभी यहाँ पर जान रहे हैं कि ये कौन कह सकता है कि ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य लाने की संकल्पना किसने प्रस्तुत की होगी? तो वो थे महात्मा गांधी जी थे। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 5 की तरफ चलेंगे। बहुत देर हम आज नहीं करेंगे, जल्दी से इसको सॉल्व कर लेंगे। सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य विधानमंडल के दोनों सदनों के लिए लिए जाते हैं, केवल लोकसभा के होते हैं। ये वाला प्रश्न थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, नियुक्ति के बाद विधानमंडल के सदस्य बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा प्रश्न ऑप्शन संख्या सी। भारत की सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी को सदस्य विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। आइए प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं हम लोग। यदि सरकार द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है? पहला है उच्च न्यायालय, दूसरा है उच्चतम न्यायालय, तीसरा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, इसको सबको पहले हटा देते हैं। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, क्योंकि हमने पहले ही देखा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कल्याणकारी लक्ष्यों के तरीके से शामिल किया गया है संविधान में। इसका कोई राजनीतिक ये नहीं है कि मतलब इसका संवैधानिक हो या संवैधानिक लक्ष्य, ऐसा कुछ भी नहीं है।
या फिर ये किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। इसमें सीधे सीधे कहा गया है कि ये सामाजिक, आर्थिक और समानता, ये सब चीज़ों के स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व को बनाए रखना ही इनकी जो है लक्ष्य है। परंतु ये नागरिकों को कोई भी किसी भी प्रकार का विधिक अधिकार नहीं देंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य पर होगी। ठीक है। प्रश्न संख्या 7 है, संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो प्रश्न संख्या 7 है, अभी हमने शुरुआत में ही पढ़ा था, भाग 4 है। आइए प्रश्न संख्या 8 की तरफ देखेंगे। भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों की अवधारणा, भाई ये तो बहुत इजी है, आयरलैंड से ली गई है। 9वां देखेंगे, हमारे संविधान में नीति निदेशक सिद्धांत या फिर निदेशक सिद्धांत ही कानूनी न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है, अर्ध प्रवर्तनीय है, आंशिक रूप से अप्रवर्तनीय है, कानूनी अदालतों द्वारा अप्रवर्तनीय है। अभी हमने ऊपर ही देखा था कि ये अप्रवर्तनीय है, ये भाई किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, अर्थात इसका मतलब यही है कि कोई भी कानूनी अदालतों में ये इसको प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता है। ठीक है। संविधान में जो है अनुच्छेद 36 से 51 तक में जो निहित है नीति के निदेशक सिद्धांत है, उसमें ये राज्यों का कर्तव्य दिया गया है ना, ये पूरा राज्य के नीति निदेशक तत्व है, अर्थात राज्यों के लिए कर्तव्य है कि वह प्रशासन और विधि के निर्माण में इनका अनुसरण करें। इसके बावजूद ये सिद्धांत जो है सिर्फ उसको अनुसरण करना है पूरा कल्याणकारी नीतियों का, बाकी उसका जो है न्यायालयों द्वारा कोई संबंध नहीं है। आइए प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार या विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? यहाँ पर बात हो रही है राष्ट्रपति की। ठीक है। वित्तीय आपातकाल घोषित करना किसी स्वविवेक के आधार पर उसने पूछा है। ठीक है। स्वविवेक के आधार पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन ये सब भले ही राष्ट्रपति के अधिकार में शामिल हैं, लेकिन इसमें प्रश्न में क्या पूछा? स्वेच्छा निर्णय अधिकार या फिर स्वविवेक के आधार पर। ठीक है। तो यहाँ पर भारत का राष्ट्रपति स्वविवेक से जो है सिर्फ और सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। और किस अनुच्छेद में दिया गया, किस अनुच्छेद के तहत ऐसा प्रावधान है? अनुच्छेद 75(1) के तहत ऐसा प्रावधान है। अनुच्छेद 75(1) के तहत ये प्रावधान है। ठीक है। तो आइए प्रश्न संख्या 11 की तरफ देखते हैं। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय, अभी हमने पढ़ा था ना कि किसके माध्यम से, सामाजिक, आर्थिक, ये सारी चीजें किसमें उपलब्ध कराई गई हैं? राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। संविधान 12वां प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है? तो कौन सा संशोधन ने किया है? 42वें संशोधन में। ठीक है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में, और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 31 का में पुनः संशोधन किया गया और उसके विस्तार को और बढ़ा करके उसमें सभी नीति निदेशक तत्वों को शामिल कर दिया गया। इस प्रकार जो है सभी नीति निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई है। ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 13 पर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? हमने अभी इसका एक क्वेश्चन सॉल्व भी किया था, तो बिल्कुल भाग 4 में प्रश्न संख्या 14 आता है। संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निदेशक सिद्धांत किसी बैंक में देय उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करता है? ये कहा था हमारे केटी शाह ने। ठीक है। इन्होंने ही ये बात कही थी। एक तो इन लोगों की ये जो कथन है ना, ये बड़े ही बवाल हैं। इन लोगों को कथन याद करो, बड़ी दिक्कत की बात ये हो जाती है। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर जो है राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति। हम जल्दी से जल्दी ये प्रैक्टिस सेट समाप्त करके और आपके लिए पूरा थियोरी बेस्ड
क्लास लेकर के आएंगे और उसमें आप सभी को एकदम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं सब आपको एकदम विस्तृत वर्णन के तौर पे आपको मतलब उसको सॉल्व भी करेंगे, उसको पढ़ाएंगे भी। और उसके पहले हम लोग जो है एम लक्ष्मीकांत की बुक से भी सारा कुछ पढ़ेंगे। लेकिन एक बार ये प्रैक्टिस से पूरा सॉल्व हो जाए, हल हो जाए, ये बुक ख़त्म हो जाए, क्योंकि आगामी जो लेखपाल का एग्ज़ाम है जो सर पे पड़ा हुआ है उसके लिए ये ही बेस्ट है। ठीक है, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रैक्टिस से सॉल्व करें, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड, क्योंकि भाई एनसीईआरटी ही अलग थलग शब्दों को, नए नए शब्दों को जोड़ गांठ के ले आता है और उसी के अनुसार पूछा करता है सवाल। तो हमें सबसे पहले जो है एनसीईआरटी को समाप्त करना पड़ेगा। तो उस क्रम में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चैप्टर में पहला प्रश्न आ जाता है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद अगर है तो उसके संबंध में क्या किया जा सकता है। तो उसके लिए उच्चतम न्यायालय में फाइल किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, फाइल किया जाए उच्च न्यायालय में। निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा नहीं, उच्चतम न्यायालय में फाइल किया जा सकता है। देखो यहीं पे आ गया है ना फंसाने वाला क्वेश्चन। अब ये हम सबको पता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में अगर कोई विवाद हो जाए तो हमें उच्चतम न्यायालय में अवश्य फाइल करना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ ये जो दो हैं सी और डी में यही फंसाने वाला हो गया कि फाइल किया जा सकता है, इसमें उच्चतम न्यायालय इसमें भी है, लेकिन ये इसमें किया जा सकता है से गलत हो जाएगा, अवश्य किया जाएगा तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलते हैं। केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया गया है। तो केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों पर निर्णय के परामर्श के लिए राष्ट्रपति द्वारा जो है वित्त आयोग का गठन किया गया है, जो कि अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्षीय अवधि के लिए एक वित्त आयोग की स्थापना की जाती है, जिसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। वित्त आयोग संघ और राज्यों के बीच करों में शुद्ध आगमों के वितरण, आवंटन और राज्यों के राजस्व में भारत की संचित निधि से दिए जाने वाले सहायता अनुदान को शामिल करने वाले सिद्धांतों के विषय में राष्ट्रपति को सिफारिश देने का कार्य करता है। अब बात अगर पूछ ले कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ये वित्त आयोग के अध्यक्ष भी बड़े पूछे जाते हैं भाई, 14वें 15वें दुनिया भर का, तो वाई.वी. रेड्डी हो गए, डॉक्टर वाई.वी. रेड्डी। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। इन्हीं के पुत्र हैं शायद। आइए प्रश्न संख्या 3 की तरफ देखते हैं। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का जो है नामित किए जाते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय संविधान के तहत आपातकाल की घोषणा करने के लिए अंतिम प्राधिकारी माना जाता है। भाई राष्ट्रपति ही तो है वो महान इंसान। आइए प्रश्न संख्या 5 की तरफ। किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था। वो कौन थे, वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्होंने 1952 से 1957 तक, फिर 1957 से 1962 तक 2 पूर्ण अर्थात पूरी अवधि तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे। ये 1962 से 67 तक भारत के राष्ट्रपति भी थे। ये वर्तमान में जान लेते हैं वर्तमान को। आगे चलते हैं, छठा प्रश्न देखेंगे। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए। 1 माह के भीतर, बिना किसी अदर ऑप्शन को देखे हुए ही, ठीक है। 7वां प्रश्न देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ये राष्ट्रपति से संबंधित ये समझ लीजिए कि बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति तो एकदम रट लिया है भाई आयोग ने। तो 7वें का हो जाएगा संसद के द्वारा। भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 61 ये कहता है कि संसद के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है।
ऐसा प्रस्ताव लाने से 14 दिन पहले ही उसको नोटिस देना होगा। इसके अतिरिक्त महाभियोग के संकल्प में संसद के कम से कम 1/4 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर सहित प्रस्ताव होना चाहिए। आइए प्रश्न संख्या 8 की तरफ देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा संसद के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो एंग्लो इंडियन तो 2 ही होते हैं और अनुच्छेद 331 में कहा गया है कि 2 एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व होगा। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 9 में देखेंगे। देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च, भाई तो देखो इसमें तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे आराम से। ठीक है, क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही है राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के लिए, लेकिन वहाँ पे जो है एग्जामिनेशन हॉल में जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। अब तीनों सेवाओं में वरिष्ठतम चीफ और राष्ट्रपति के बीच कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन यहाँ पर जो है सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ राष्ट्रपति ही है भैया। आते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? ये जो है अभी जस्ट होके निकला है ना एसआई का एग्जाम, उसमें ये सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था, सेम टू सेम डिट्टो यही क्वेश्चन पूछा गया था और ये तो बहुत ही इजी था, उपराष्ट्रपति को देता है। प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है? अब आ जाते हैं उपराष्ट्रपति पे। ठीक है, तो भारत के जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है वो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया है? ऐसा अनुच्छेद 66 में कहा गया है। आते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किस राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन, हम लोग यहाँ पे थे, थोड़ी सी तकनीकी खराबी आ गई थी, पता नहीं क्यों बैक हो गया था। तो 12वें प्रश्न पे थे हम लोग, सारा कुछ पहले का मिट गया था, कोई बात नहीं है, आप सभी को ऐसे ही पीडीएफ चला जाएगा। तो संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर प्रश्न संख्या 12 में हम लोग हैं, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? तो वो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356 हो जाएगा। ठीक है, आइए जल्दी जल्दी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। राज्यसभा के प्रश्न संख्या 13 है। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? 6 वर्ष के लिए। ठीक है। प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। यहाँ पर बहुत ही ये वाला जो है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, आमतौर पर हम लोग 5 वर्ष लगा करके चले आते हैं, बट ये चीज देखना होगा कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछा गया है, तो यहाँ पर 6 वर्ष हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 14 की तरफ देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वो भी हो जाएंगे भाई राष्ट्रपति महाराज हो जाएंगे। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी इनके द्वारा की जाएगी। प्रश्न संख्या 15 है। भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए थे? ठीक है, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं तब तो गलत होना पक्का ही रहता है, लेकिन यहाँ पर ये हम जो कि एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ पर गलत होने का कोई सवाल ही नहीं है, सारी चीज़ों का हल है, सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी गई हैं। तो भैरव सिंह शेखावत जो थे वो 13वें राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से पराजित हुए थे। ठीक है, अर्थात उस टाइम पे इनके अपोजिट में थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और वो जीत गई थी 2007 में और ये हार गए थे। आइए प्रश्न संख्या 16 की तरफ देखते हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? क्योंकि ये भाई राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित है तो यहाँ भी राष्ट्रपति ही करेंगे। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है। अटॉर्नी जनरल मीन्स भारत का महान्यायवादी। प्रश्न संख्या 17। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है, यह उसका क्या है? यह उसका मौलिक अधिकार है या पुनर्वादिक अधिकार है या परामर्शी अधिकार है या फिर बहुमुखी अधिकार है? तो भाई साहब ये उसका मौलिक अधिकार है। ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता जो है
करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को एक ही प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या मौलिक अधिकार है। ठीक, आइए प्रश्न संख्या 18 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से वे व्यक्ति कौन है जो अनुच्छेद 143 के 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय में भेज सकते हैं? वो कौन है महापुरुष? तो वो हो जाएगा राष्ट्रपति। यहाँ पे तो देखो हम लोग आराम से सॉल्व कर ले रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें पढ़ना, ये चीज़ें लाइन्स को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में सभी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे हम जान रहे हैं कि ये राष्ट्रपति से संबंधित चैप्टर ही है, तो यहाँ पे आसानी से हो जा रहा है कि राष्ट्रपति ही है। ठीक है, प्रश्न संख्या 19 है, भारत का पहला अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन थे? पहला अराजनीतिक अर्थात जो राजनीतिक के नहीं थे, राजनीति में नहीं थे, तो वो थे हमारे महान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। प्रश्न संख्या 20 पे आते हैं हम लोग। अभी कितना बचा है? बस एक PDF और बची है। ठीक है, प्रश्न संख्या 20 है, केंद्र सरकार किसकी सिफारिश के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है? प्रश्न संख्या 20 है, तो किसके सिफारिशों पर? वित्त आयोग की सिफारिशों पर। ठीक है, प्रश्न संख्या 21 पे आ जाएंगे। बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे, बिल्कुल जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करके ख़त्म करना है। निम्नलिखित में से वह कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? इसका तो क्वेश्चन कौन नहीं दे पाएगा भाई, इसका क्वेश्चन कौन नहीं दे पाएगा? रटा हुआ है, नीलम संजीवा रेड्डी। प्रश्न संख्या 22 पे निम्न में से भारत के वो राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर थे? और वो हो जाएंगे हमारे बाबू राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे राजेंद्र प्रसाद। 26 जनवरी 1950 से 1962 तक इन्होंने 3 कार्यकालों पर राष्ट्रपति पद थे, जिनमें से प्रथम बार तो वे संविधान सभा के अध्यक्ष होने के नाते, क्योंकि हम सभी को पता है कि पहली बार इनको जो है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष भी बनाया गया था, राष्ट्रपति नियुक्त हुए थे, तथा इसके पश्चात 1952 में और 57 में राष्ट्रपति चुनाव में वे राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचित हुए थे। प्रश्न संख्या 23, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? तो प्रश्न संख्या 23 के अनुसार संसद का एक अभिन्न भाग है। ठीक है, अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी। अनुच्छेद 79, ठीक है, इसमें कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होंगी। अब आते हैं उपराष्ट्रपति पे। उपराष्ट्रपति क्या होते? उपराष्ट्रपति के संबंध में ये सारी जानकारियां हैं, इसमें हमें जानना ही क्या है। तो उपराष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है, उपराष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य होता है, सांसद या संसद सदस्य नहीं होता है। ठीक है, वो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति, परंतु वह राज्यसभा का सभापति तो होता है, लेकिन उसका सदस्य नहीं माना जाएगा। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 25 की तरफ से। ये नहीं होगा कि संसद में जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों आती है, और चूंकि उपराष्ट्रपति संसद का सभापति है तो वो संसद का सदस्य भी हो गया। वो जो है उसका सदस्य नहीं होता है, वो सभापति तो होता है, लेकिन उसका सदस्य नहीं माना जाता है। प्रश्न संख्या 25 पे देखेंगे, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति घोषित कर सकता है? आई थिंक सबको पता है, 352। अगर जिसको नहीं भी पता है वो ऑप्शन देख के जान लेता है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है। 26वां देखेंगे, एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है केवल 2 विकल्प, केवल 1 विकल्प, भरे जाने वाले पदों में से रिक्त उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं। ठीक है, 27 में देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या है जो संवैधानिक निकाय या संस्था है? क्या हो जाएगा वो? वित्त आयोग। ठीक है, अनुच्छेद 280 में जो है वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है, और वही है इसका आंसर। आइए प्रश्न संख्या 28 की ओर भागते भागते चलते हैं, क्योंकि अब जो है एक ही PDF बचा है, इसको फटाक से सॉल्व करके इसका काम तमाम कर देना है हमें। निम्नलिखित में से कौन अपना पद राष्ट्रपति की संतुष्टि के दौरान धारण करता है? अर्थात इसका यहाँ पे ये भी हो सकता है कि राष्ट्रपति की
प्रसाद पर्यंत, ठीक है। तो प्रसाद पर्यंत का मतलब भी संतुष्टि के दौरान ही होता है, ठीक है। अर्थात राष्ट्रपति की अनुमति से या राष्ट्रपति की सहमति से या राष्ट्रपति की संतुष्टि से या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ये भी अगर ऑप्शन आए तो इन सबों का मतलब एक ही है और वो क्या हो जाएगा ऑप्शन में, राज्यपाल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 देखेंगे। यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करेगा? जो है लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को संबोधित तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को संबोधित करके, ये सब आपस में ही तुम मेरा त्यागपत्र लो, मैं तुम्हारा त्यागपत्र लूंगा, यही सब चलता रहता है, ठीक है। तो तीसवा हम लोग कर रहे थे ना, 29वां कर रहे थे। तो यहाँ पर अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा, यही इसका खेल चलता रहता है। आइए प्रश्न संख्या 30 देखेंगे। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद एक साथ खाली हो जाएं, तो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से कौन आएगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश आएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 31 देखेंगे। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। भारतीय संविधान के प्रावधानों के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जो है राज्यसभा के लिए 12 तथा लोकसभा के लिए 2 जो एंग्लो इंडियन थे उनको भी ऐड करेंगे ना इसमें, तो इस प्रकार से वो हो जाएंगे 14। प्रश्न संख्या 32 देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? इच्छा रहने तक का भी मतलब है प्रसाद पर्यंत, ठीक है। अभी हमने ऊपर बताया इच्छा रहने तक, संतुष्टि रहने तक, सहमति के अनुसार, दुनिया भर का ये सब यही चीजें फंसाने वाली होती है। इसका अगर प्रसाद पर्यंत पूछे तो उसका भी मतलब यही सब है, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही वो अपना पद संभालेंगे। प्रश्न संख्या 33 आ जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से कौन करता है? निर्वाचन का आयोजन कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन का आयोजन कौन करेगा? भाई निर्वाचन आयोग बनाया किस लिए है? इसीलिए है ना कि इस आयोग का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया है। ये आयोग जो है संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने व उनके संचालन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 34। उपराष्ट्रपति कहाँ का पदेन अध्यक्ष होता है भाई? और सभी को पता है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, किंतु उसका सदस्य नहीं होता है। प्रश्न संख्या 35 है। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? भैया राष्ट्रपति हैं संवैधानिक अध्यक्ष। ये अभी जहाँ पे इनके ही बारे में पूछा जा रहा है तो सब सर्वा इन्हीं को बनाया गया। भारत का उपराष्ट्रपति होता है, भारत का उपराष्ट्रपति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष, ठीक है। प्रश्न संख्या 37 और लास्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? 37 का हो जाएगा 6 महीने। मगर ये मत सोचिएगा कि भले ही ये क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं और अब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से इतने ही प्रश्न बनेंगे, ठीक है। हाँ, ये बात है कि आगामी लेखपाल और यूपीपी के लिए ये इतना कंटेंट सफिशिएंट है और इसके बाद जो हम बुक जो है एनसीईआरटी की 1 लाइनर है उसको भी हम जो है सॉल्व करवाएंगे, तो वो सारा कुछ मिला के इतना तो सफिशिएंट पूरा हो जाएगा सिर्फ लेखपाल और यूपीपी के लिए। बट उसके आगे जब आरओ की बारी आएगी तो ये उसके लिए सफिशिएंट नहीं है। ये उसके लिए प्री के लिए तो चलो ठीक है, प्री के लिए भी मतलब ठीक ही ठाक है, क्योंकि प्री में भी भाई कथन निष्कर्ष भी आते हैं, हम सभी को पता है। तो उसके लिए हम सबको पढ़ना पड़ेगा पूरा एम लक्ष्मीकांत और प्लस जो हमने नोट्स बनाई हैं उसका विस्तृत वर्णन में पढ़ेंगे हम लोग और सब कुछ करेंगे। बस आप अपना साथ और सहयोग बनाए रखिए और यहीं पे हम अपनी क्लास को विराम देते हैं, अपनी वाणी को भी विराम देते हैं।
क्लास पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। ठीक है, बस धन्यवाद आप सभी को।